आज अपना हिंदी के अंदर टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। आज किसकी क्लास रहेगी? अपनी हिंदी की। ठीक है, तो सबसे पहले आज हिंदी की अपनी फर्स्ट क्लास रहेगी। तो इसके अंदर हम देखेंगे आज पहली क्लास के अंदर वर्ण विचार, ये बोले या वर्णमाला। तो क्या रहेगी आज की क्लास अपनी हिंदी के अंदर? वर्ण विचार। कौन सी क्लास रहेगी अपनी? वर्ण विचार। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वर्ण किसे कहते हैं। ये क्या रहेगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं। क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और जब इस ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाता है, दे दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अपनी वर्ण की परिभाषा क्या रहेगी? हम देख रहे हैं अपना वर्ण विचार, हिंदी के अंदर टॉपिक है अपना फर्स्ट वर्ण विचार। तो सबसे पहले बात करें वर्ण की। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं? देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखो, सबसे पहला प्रश्न पूछ ले, बड़ा इजी प्रश्न है, देखने में आसान है लेकिन पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। प्रश्न क्या अपना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। ऑप्शन ए दे दिया ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो अपना आंसर क्या रहेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो अपना आंसर क्या रहेगा? ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और जब इस ध्वनि को क्या कर दिया जाता है? लिखित रूप दे दिया जाता है, तो उस लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अर्थात लिखित भाषा का वह अंतिम, वह सबसे या अंतिम, वह सबसे छोटा रूप जिसके क्या है? अर्थात लिखित भाषा का वह सबसे छोटा रूप जिसके अंतिम टुकड़े कर दिए गए हों, जिसके अंतिम टुकड़े कर दिए गए हों, और आगे टुकड़े करना संभव न हो। आगे टुकड़े करना क्या ना हो? संभव ना हो। उसे ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अपनी परिभाषा क्या रहेगी कि वर्ण किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? वर्ण की भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्यान में रखना है, प्रश्न किस तरीके से पूछ रहे? प्रश्न पूछ रहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, तो क्या आएगा अपना आंसर? ध्वनि कहते हैं। और जब इस ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाता है, तो उस लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अर्थात लिखित भाषा का वह सबसे छोटा टुकड़ा या रूप जिसके अंतिम टुकड़े कर दिए गए हो और आगे उनका टुकड़े करना क्या ना हो? संभव ना हो, वो क्या कहलाते हैं? अपने वर्ण कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होंगे अपने देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ए, ई, उ, री, क, च,
ट, ट, प, ये अपने क्या रहेंगे, वर्ण रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कि हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। 44 वर्ण होते हैं जिनको, जिनको दो भागों में, दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। ठीक है। पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, तो 44। और प्रश्न पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं, तो 52। अब दो भाग कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। दो भाग होता है कौन कौन से, स्वर, और दूसरा कौन सा होता है अपना, व्यंजन। पहला कौन सा अपना स्वर है और दूसरा कौन सा है, व्यंजन है। ठीक है। तो हम बात करते हैं वर्ण की। ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 44 वर्ण होते हैं, जिनको क्या किया गया है, दो भागों के अंदर बांटा गया है। पहला कौन सा अपना स्वर है और दूसरा कौन सा है, व्यंजन है। नोट, ध्यान में रखना कि कुल वर्णों की संख्या पूछ ले। क्या पूछ ले, कुल वर्णों की संख्या पूछ ले। हिंदी में, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या तो कितनी होती है, 52। क्या है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 52 होती है। ठीक है। सीधा प्रश्न पूछे कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं तो 44 होते हैं। प्रश्न पूछे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 52 होती है। अब हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला के अंदर 44 वर्ण होते हैं, जिनको दो भागों के अंदर बांटा गया, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। अब इनको क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले स्वर को देखते हैं, उसके बाद व्यंजन को देखते हैं। अब बात करते हैं अपने स्वर की। वर्णों को दो भागों में बांट लिया, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा वर्ण, स्वर वर्ण। ठीक है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं कि फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु जब बिना किसी रुकावट या घर्षण के मुख से बाहर निकल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। किसे कहते हैं, स्वर, कि फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु या ध्वनि बिना किसी रुकावट या घर्षण के क्या होती है, मुख से बाहर निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अर्थात सामान्यतः उच्चारित ध्वनि ही क्या कहलाती है, स्वर कहलाते हैं। तो अपने स्वर की परिभाषा क्या रहेगी कि फेफड़ों से उठी हुई, फेफड़ों से उठी हुई, फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु, श्वास वायु जब जब मुख से, मुख से, जब मुख से बिना किसी, बिना किसी रुकावट या घर्षण, रुकावट या घर्षण के, घर्षण के, घर्षण के बाहर, बाहर निकल जाती है, निकल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो उसे, उसे स्वर कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है। क्या रहेगा कि फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु जब मुख से बिना किसी रुकावट या घर्षण के बाहर निकल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। नेक्स्ट, सामान्यतः, सामान्यतः मुख से, सामान्यतः मुख से स्वतः, स्वतः उच्चारित, उच्चारित ध्वनि ही, स्वतः उच्चारित ध्वनियां ही, ध्वनियां ही स्वर कहलाती हैं, स्वर कहलाती हैं, स्वर कहलाती है। नेक्स्ट बात करें कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट बात करें कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में,
हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर माने जाते हैं। कुल 11 स्वर माने जाते हैं। ठीक है, बात कर रहे थे हम स्वर की कि स्वर किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं कि फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु जब मुख से बिना किसी घर्षण या रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है तो वो क्या कहलाते हैं, अपने स्वर कहलाते हैं। अर्थात सामान्यतः मुख से उच्चारित ध्वनियां ही क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है। और हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी रहेगी, कितने स्वर माने जाते हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर? 11 स्वर माने जाते हैं। अब वो 11 स्वर कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। अपने 11 स्वर कौन कौन से रहेंगे, ये लो, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये अपने 11 क्या रहेंगे, स्वर रहेंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये अपने 11 क्या रहेंगे, स्वर रहेंगे। कौन कौन से, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये अपने 11 क्या रहेंगे, स्वर रहेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्या कि 12 खड़ी। 12 खड़ी बोलते समय अनुस्वार व विसर्ग, इसे क्या बोलते हैं, विसर्ग। विसर्ग का क्या होता है, उच्चारण किया जाता है। विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि 12 खड़ी बोलते समय अनुस्वार अनुस्वार और है विसर्ग का क्या किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। लेकिन इन दोनों वर्णों का योग ना तो स्वर में किया जाता है और ना ही व्यंजन में किया जाता है। क्या है कि 12 खड़ी बोलते समय अनुस्वार विसर्ग का उच्चारण किया जाता है, लेकिन दोनों ही वर्णों का जो योग है वो ना तो स्वर वर्ण के अंदर किया जाता है और ना ही व्यंजन वर्णों के अंदर इनका योग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। अतः इन दोनों को क्या कहते हैं, अयोगवाही। इन दोनों को अयोगवाही वर्ण कहते हैं या कहा जाता है। अयोगवाही वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हमसे प्रश्न पूछ ले कि अयोगवाही वर्ण होते हैं, ठीक है, तो कौन से होते हैं अपने, ए और अं। ये दोनों क्या होते हैं, अपने अयोगवाही वर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे स्वरों का वर्गीकरण, कि स्वरों का वर्गीकरण वो किस आधार पर किया गया है, कितने भागों में स्वरों को बांटा गया है। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, स्वरों का वर्गीकरण। क्या रहेगा, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है। तो स्वरों को क्या है, 5 आधारों पर क्या किया गया है, बांटा गया है। स्वरों का वर्गीकरण है वो कितने आधारों पर किया गया है, 5 आधारों पर। अब वो 5 आधार कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है।
अब वो 5 आधार कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो अपना पहला आधार क्या रहेगा, मात्रा काल के आधार पर। पहला आधार क्या रहेगा, मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर सवर। पहला अपना कौन सा आधार रहेगा, मात्रा काल के आधार पर सवर। दूसरा अपना कौन सा रहेगा, तो दूसरा अपना रहेगा उच्चारण के आधार पर। दूसरा कौन सा रहेगा अपना, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, आधार पर, ठीक है। तीसरा अपना क्या रहेगा, तीसरा अपना रहेगा जीवा के, जीवा के उत्थापित भाग, उत्थापित भाग या क्रियाशीलता के आधार पर। उत्थापित भाग या क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, आधार पर रहेगा। नेक्स्ट नंबर 4 अपना कौन से किस आधार पर रहेगा, तो नंबर 4 रहेगा ओठों की गोलाई के आधार पर। कौन सा रहेगा, ओठों की गोलाई के आधार पर, गोलाई के आधार पर, आधार पर रहेगा। नेक्स्ट अपना 5वां कौन सा आधार रहेगा, तो वो मुखाकृति, मुखाकृति के आधार पर, के आधार पर, आधार पर। तो ये अपना क्या रहेगा, अपना सौर वर्णों का वर्गीकरण रहेगा। तो सौरों का वर्गीकरण है वो कितने आधार पर किया गया है, तो वो 5 आधार पर किया गया है। वो 5 आधार कौन से होते हैं, तो पहला कौन सा वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो मात्रा काल के आधार पर किया गया है। दूसरा आधार क्या रहेगा, उच्चारण के आधार पर अपने क्या रहेंगे, सवर रहेंगे। तीसरा क्या रहेगा अपना, जीवा के उत्थापित भाग बोले या क्रियाशीलता के आधार पर क्या रहेंगे, अपने सवर रहेंगे, ठीक है। जीवा के उत्थापित भाग बोले या क्रियाशीलता के आधार पर। नंबर 4 पर अपना कौन सा आधार रहेगा, कि ओठों की गोलाई के आधार पर सवर है। कौन कौन से होते हैं वो। नेक्स्ट अपना और लास्ट अपना क्या रहेगा, मुखाकृति के आधार पर सवर। तो ये 5 अपने क्या रहेंगे, सवरों के क्या रहेंगे, वर्गीकरण रहेगा कि 5 आधार पर सवरों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास यहाँ से आगे की देखेंगे, तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, इन 5 को एक एक करके देखेंगे। मात्रा काल के आधार पर कौन कौन से सवर होते हैं, उच्चारण के आधार पर कौन कौन से सवर होते हैं, जीवा के उत्थापित भाग या क्रियाशीलता के आधार पर कौन कौन से सवर होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, फिर ओठों की गोलाई के आधार पर कौन कौन से सवर होते हैं, और मुखाकृति के आधार पर कौन कौन से सवर होते हैं। ये अपनी क्या रहेगी, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी।